नमस्कार। आज हम लोग निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ेंगे और प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों को हम जो भारतीय युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं उनको भी हम जानेंगे। प्रताप नारायण मिश्र का जो परिचय है पहले हम उनका अध्ययन करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर 1856 उन्नाव जिले के बेलथर गांव में हुआ था और बाद में कानपुर आ गए। उनके वहाँ पर कई मकान हैं और वहीं सतघरा मोहल्ले में रहते थे। बचपन से ही भावुक और सीधे साधे व्यक्ति थे। खद्दर का बहुत लंबा कुर्ता और धोती पहनना, कंधों पर तेल चुचवाते लंबे बाल लहराते झूमते हुए किसी देवता के समान दिखाई देते थे और देखने वाला एक बार उनकी चाल, उनकी लंबी ऊंची नाक, उनका उज्जवल रूप देखकर धक से रह जाता था। विद्वानों द्वारा उन्हें आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से एक माना जाता है। वे हिंदी खड़ी बोली और भारतीय युग के उन्नायक कहे जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने एक लेखक, कवि और पत्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई। मिश्र जी की भारतेंदु हरिश्चंद्र में अनन्य श्रद्धा थी। वह स्वयं उनको शिष्य कहते थे तथा देवता के समान उनका स्मरण करते थे। भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण प्रताप नारायण मिश्र को प्रतिभातेंदु या द्वितीय चंद्र या आदि कहा जाने लगा था। उनके संबंध में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने कहा था, हिंदी साहित्य के आकाश में हरिश्चंद्र के उदय होने के थोड़े ही दिन पश्चात एक ऐसा चमकता हुआ तारा उदय हुआ था जिसकी चमक धमक देखकर लोग उसे दूसरा चंद्र कहने लगे थे। उस चंद्र के अस्त होने के पश्चात इस तारे की ज्योति और बढ़ी। बड़े हर्ष के साथ कितनों के ही मुख से ध्वनि निकलने लगी कि यही उस चंद्र की जगह लेगा, पर दुख की बात है ऐसा होने से पहले ही कुछ दिन बाद यह उज्जवल नक्षत्र भी अस्त हो गया। प्रताप नारायण मिश्र जी को कुल 38 वर्ष की आयु मिली थी। इस अल्प अवधि में आपने हिंदी के लिए जो कुछ किया वह अविस्मरणीय। अगर इनकी हम रचनाओं को देखें तो प्रताप नारायण मिश्र का लेखन क्रम लावनी से शुरू हुआ। साहित्यिक क्षेत्र में उनकी सृजनात्मक प्रतिभा काव्य, नाटक, उपन्यास आदि अनेक रूपों में विकसित हुई। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के विचारों और आदर्शों के महान प्रचारक और व्याख्याता थे। वह प्रेम को परम धर्म मानते थे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान उनका प्रसिद्ध नारा था। समाज सुधार की दृष्टि में रखकर उन्होंने सैकड़ों लेख लिखे। बालकृष्ण भट्ट की तरह आधुनिक हिंदी निबंधों को परंपरा को पुष्ट कर हिंदी साहित्य के सभी अंगों की पूर्णता के लिए रचनारत थे। एक सफल व्यंग्यकार और हास्यपूर्ण गद्य पद्य रचनाकार के रूप में हिंदी साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान है। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: नाटक, भारत दुर्दशा, गोस्कट, कलि कौतुक, कलि प्रभाव, हठी हमीर, जुआरी खुआरी, संगीत शाकुंतल जो अनुवाद है। कलि कौतिक, जुआरी और बुआरी उनके रूपक हैं। संगीत शाकुंतला लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध नाटक है। मौलिक गद्य कृतियाँ चरिताष्टक, पंचामृत, सुचाल शिक्षा, बोधोदय, शैव सर्वस्व। अनुदित गद्य कृतियाँ नीति रत्नावली, कथामाला, सेन वंश का इतिहास, सूबे बंगाल का भूगोल, वर्ण परिचय, शिशु विज्ञान, राजसिंह, राधा रानी, युगलांगुली। कविता प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, ब्रैडला स्वागत, दंगल खंड, कानपुर महात्म, सिंगार विलास, लोकोशक्ति, दीवो बरहमन उर्दू में। निबंध नवीनतम में उनके निबंधों का संग्रह है और काव्य कानन में आलोचनाएं। निबंधों की संख्या तो अनगिनत है। निबंध संबंधित रचनाओं पर चर्चा करने से पूर्व
हम निबंध के विषय में जान लेना अति आवश्यक है, जिसे कि हम लोग के पहले ही सम्मुख प्रश्न होता है कि निबंध क्या है, निबंध का आशय क्या है। निबंध शब्द नी और बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बधा हुआ। इनकी भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध की शक्ति है अच्छी भाषा। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों, अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। अब निबंधों की परिभाषा को हम देखें तो आचार्य शुक्ल ने कहा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। बाबू गुलाब राम ने कहा निबंधों के संबंध में, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विषय निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया। पंडित श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया हो। इस प्रकार निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में पिरोया जाता है। इसमें ज्ञान, विचार, व्यक्तित्व का अद्भुत संगम है। अब अगर हम बात करें कि निबंधों के प्रकार, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो निबंध वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। अगर हम वर्णनात्मक निबंधों की बात करें तो इन निबंधों में निरूपण अथवा व्याख्या की प्रधानता रहती है। विभिन्न प्रकार के दृश्यों, घटनाओं तथा स्थलों का आकर्षण वर्णन करना ही इन निबंधों का कलेवर विषय वस्तु होता है। जैसे कि कोई निबंधकार एक सजीव चित्र उपस्थित करता है, तीर्थ का, यात्रा, नगर का, पर्व का, मेले, तमाशे, दर्शनीय स्थलों का आदि निबंधकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। विवरणात्मक निबंध की बात करें तो इन निबंधों में कल्पना या अनुभव की प्रधानता होती है। साथ ही इस वर्ग के निबंधों में वर्णन के साथ साथ विवरण की भी आवृत्ति होती है। इन्हें कथात्मक अथवा आख्यानात्मक निबंध भी कहा जाता है। विवरणात्मक निबंधों के विषय वस्तु मुख्यतः जीवनी, कथाएं, घटनाएं, पुरातत्व, इतिहास, अन्वेषण आदि विषयों पर आधारित होती है। यह व्यास शैली में भी लिखे जाते हैं। भावात्मक निबंध, इन निबंधों में बुद्धि की अपेक्षा राग वृत्ति की प्रधानता रहती है। इनका सीधा संबंध हृदय से होता है। अनुभूति, मनोवेग अथवा भावों की अतिशय अभिव्यंजना इन निबंधों में द्रष्टव्य है। इन निबंधों में निबंधकार सहृदयता, ममता, प्रेम, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त व्यवहार को प्रकट करता है। साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध, किसी साहित्यकार, साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आदि ललित निबंध भी आते हैं। इनकी भाषा काव्यात्मक और रसात्मक होती है। अच्छे निबंधों की विशेषता क्या होनी चाहिए? एक अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषता कि निबंध की भाषा विषय के अनुरूप हो, विचारों में परस्पर तारतम्यता हो, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की गई हो, निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा का आवश्यक ध्यान भी रखा जाना चाहिए। निबंध के लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफल होना आवश्यक है। निबंध अधिक विस्तृत न होकर संक्षेप में होना चाहिए। निबंध लेखन विचारों की एक अखंड धारा होती है, उसका एक निश्चित परिणाम होना चाहिए। शैली के आधार पर देखें तो निबंध की जो पूरी संरचना है, या एक तरह से हम कहें कि जो कसावट है, जो प्रभावशाली भाषा है, विषय अनुकूलता की अनिवार्यता, निबंध में विचार और भाषा दोनों में ही कसावट
का गुण होना चाहिए और उद्धरणों की भाषा बदली न जाए। विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग आवश्यक है। विचार बिखरे न हों, चयनित विषय पर चिंतन मनन करें। विचारों में एक श्रृंखला हो जो क्रमबद्ध हो। विचारों में संतुलन हो, अर्थात प्रमुख बातों पर अधिक महत्व और गौड़ बातों पर कम महत्व हो। निबंध स्पष्ट होना चाहिए। निबंध में बदलती हुई विषय सामग्री के अनुसार पैराग्राफ भी बदले जाने चाहिए। मित्रों, ये तो रही पूरे निबंधों पर चर्चा। अब हम प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों पर बातचीत करेंगे या उनको हम पढ़ेंगे। निबंध के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र जी को आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। वेदांत, भाव, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर मनोरंजक निबंध लिखते हैं। तो शिवमूर्ति, कांग्रेस की जय, मित्र, कपटी भी बुरा नहीं होता आदि निबंधों पर पाठकों को सोचने के लिए बाध्य करते हैं। उनके निबंधों में सहज, उन्मुक्त, मनमौजी, भोला व्यक्तित्व भी बोल उठता है। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से आत्मव्यंजक निबंधों की भी दो कोटियाँ। कुछ निबंध ऐसे जिनमें आत्मव्यंजना गंभीर होकर चुलबुलेपन के रूप में सामने आता है। धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक आदि इसी कोट के निबंध हैं। साथ ही कुछ निबंध ऐसे हैं जिनमें आत्मव्यंजना की प्रधानता होते हुए भी गंभीर बना हुआ है। आप, बात, भाव, नारी आदि इस निबंध श्रेणी में आते हैं। हिंदी के रिचर्ड स्टील प्रताप नारायण मिश्र कहे जाते हैं। एक निबंधकार के रूप में मिश्र जी का व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रखर है। आचार्य शुक्ल ने मिश्र जी को और भट्ट जी की चर्चा करते हुए लिखा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही कार्य किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। जोसेफ एडिसन 1672 से 1719 ईस्वी और रिचर्ड स्टील 1672 से 1729 ईस्वी दोनों अंग्रेजी गद्य साहित्य के उन्नायक और श्रेष्ठ निबंधकार हैं। एडिसन में बुद्ध तत्व की प्रधानता थी और स्टील में हृदय की। इस दृष्टि से भट्ट को एडिसन और मिश्र को स्टील के समक्ष रखा जा सकता है। निश्चय ही भारतेंदुकालीन इन दोनों ही निबंधकारों की हिंदी सेवा अप्रतिम है, किंतु निबंध विधा को विषयगत वैविध्य और शैलीगत समित समृद्ध प्रदान करने में प्रताप नारायण मिश्र का योगदान महत्वपूर्ण है। निबंध के क्षेत्र में ब्राह्मण पत्रिका का योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन मार्च सन 1883 ईस्वी से आरंभ किया था। मिश्र जी पत्र पत्रिकाओं को शिष्ट परिहास और मन बहलाव के साधन के अतिरिक्त देशोन्नति का उत्तम माध्यम भी उन्होंने बनाया। इसमें मिश्र जी ने कई निबंध छापे। प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखे हुए निबंधों में विषय की पर्याप्त विविधता, देश प्रेम, समाज सुधार, साधारण मनोरंजन आदि उनके निबंध के प्रमुख विषय थे। उन्होंने ब्राह्मण मासिक में हर प्रकार के निबंध विषयों पर निबंध लिखे। मासिक पत्रिका के संपादक होने के नाते उन्हें प्रतिमाह अपने पत्रिका के लिए सामग्री जुटानी पड़ती थी। इसके लिए सबसे सुगम था किसी भी विषय को लेकर अपनी बात रखना और फिर उसको उस माध्यम से पाठक तक पहुंचाना। उनके अधिकांश निबंध इसी क्रम में लिखे गए। निरंतर नए विषयों पर वे अपने निबंध लिखते थे। वह किसी विषय को लेकर अपनी बात कह सकते थे। कभी वह मुंह, भौं, पेट जैसे शारीरिक अंगों को लेकर विचार करते हैं, कभी द, ट, त जैसे वर्णमाला के अक्षरों को लेकर, कभी फूटी सहेजे आज न सहे, घूरे के लत्ता बिनय कनातन का डौल बांधे जैसी लोकोक्तियों और कहावतों को भी अपना निबंधों का विचार बनाते हैं। ब्राह्मण इन्हीं सब विषयों के लिए एक बेहतरीन उन्होंने मंच बनाया और उसको उन्होंने स्थापित किया। अगर उनके हम वर्ण विषय पे बात करें तो भारतीय युगीन निबंधों की कुछ ऐसी विशेषता हैं जो सामान्यतः तत्कालीन सभी निबंधकारों में मौजूद थी। इन्हें जानना आवश्यक है।
ये सभी विशेषताएं मिश्र जी के निबंधों के वर्ण विषय को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। इस युग में प्रायः सभी निबंधकार पत्रकार भी थे, अतः निबंध लिखते समय सदैव पाठकों का ध्यान रखते थे। फलस्वरूप इस युग के निबंधों में लेखक और पाठक के बीच में एक प्रकार की आत्मीयता के दर्शन होते। आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता के कारण इस युग के निबंधों में रोचकता अधिक पाई जाती है। विषयों की अनेक रूपता और इसके फलस्वरूप निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उदय इस युग में हुआ। निबंध साहित्य की प्रचुरता देखते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। विषय की दृष्टि से इनके निबंध प्रायः सामाजिक ही सुधारवादी दृष्टिकोण होने के कारण इन्होंने समाज की रूढ़ियों पर चुभता हुआ व्यंग किया। राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर इन्होंने अपने ढंग से विचार किया। मिश्र जी के निबंधों में विषय की पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। देव प्रेम, समाज सुधार एवं साधारण मनोरंजन आदि मिश्र जी के निबंधों के मुख्य विषय थे। मिश्र जी हिंदुस्तान के कट्टर समर्थक थे, अतः उनकी रचनाओं में इसके प्रति विशेष मोह प्रकट हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र जी के हम शैली पे बात करें, जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि विषयों की अनेक रूपता इनके निबंध लेखन की शैलियों में आप देख सकते हैं, और इन्होंने कई प्रयोग भी किए। शैली विज्ञान यह मानता है कि यदि कोई भी कृति कलात्मक बनती है या फिर कोई भी साहित्यकार अपनी कृति को अधिकाधिक कलात्मक बनाना चाहता है, तो यह शैली संगठना की विशेष तकनीक से ही संभव हो सकता है। स्लोवस्की ने ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोज में कहा था कि लेखक अलंकारिक भाषा फिगरेटिव लैंग्वेज का प्रयोग करता है, जिसमें रूपक या लक्षणा मेटाफर, प्रतीक, सिंबल और चित्रात्मकता विजुअल पिक्चर के सहारे अपनी रचना विशेष भाषा को तोड़कर उसे सृजनात्मकता प्रदान करता है और अपने पाठक के भीतर एक नई दृष्टि पैदा कर पाता है। दुनिया को देखने की दृष्टि उस तरह वैसी जिस तरह हो जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, इस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने इस शैली को विकसित किया और उनके निबंधों में आप यह जगह जगह देख सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में पुनर्पाठ कहा जा सकता है। उनके निबंध में विस्मयकारी वैविध्य मिलता है, जो उनकी अप्रतिहत गद्य क्षमता का मारक या प्रतीक है। मिश्र जी की शैली में वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा हास्य विनोद शैली का सफल प्रयोग किया गया। इनकी शैली को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। विचारात्मक शैली, साहित्यिक और विचारात्मक निबंधों में प्रताप नारायण मिश्र ने इस शैली को अपनाया है। कहीं कहीं शैली में हास्य, व्यंग का पुट मिलता है। इस शैली की भाषा संयत और गंभीर है। मनयोग शीर्षक निबंध का एक अंश देखिए, जो अपने मनयोग शीर्षक में कहते हैं, इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छ रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं इनकी शैली को। व्यंग्यात्मक शैली में, इस शैली में प्रताप नारायण मिश्र ने हास्य और व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखे। यह शैली मिश्र जी की प्रतिनिधि शैली है, जो सर्वथा उनके अनुकूल है। वे हास्य और विनोद प्रिय व्यक्ति थे, अतः प्रत्येक विषय का प्रतिपादन हास्य और विनोदपूर्ण ढंग से करते थे। हास्य और विनोद के साथ साथ इस शैली में व्यंग के दर्शन होते हैं। विषय के अनुसार व्यंग कहीं कहीं बड़ा तीखा और मार्मिक हो गया। इस शैली में भाषा सरल, सरस और प्रभावमयी। इसमें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। लोकोक्तियाँ और मुहावरों के कारण यह शैली अधिक प्रभावपूर्ण हो गई। एक उदाहरण आप देख सकते हैं। एक बार धोखा खा के धोखाबाजों की हिकमत सीख लो और कुछ अपनी ओर से झपकी फुदनी जोड़कर उसी की जूती उसी का सर करके दिखाओ तो बड़े भारी अनुभवशाली वरंच गुरु गुड़ ही रहा और चेला शक्कर हो गया। भाषा पे बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र की साहित्य भाषा में जो सौंधापन, चपलता, भावभंगिमा, हास्य, विनोद, व्यंग्यात्मकता को सहज ही लक्षित किया जा सकता है। यह उनके गंवईपन, देसीपन का ही प्रतिफलन है। इस देसीपन के फलस्वरूप उनके निबंधों में शैलीगत विशेषताएं, विलक्षणता, प्रतीकीकरण प्रक्रिया,
सांस्कृतिक जो विद्यमान उनका पाठ है वह देखा जा सकता है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मान्यता है कि प्रताप नारायण मिश्र की भाषा शैली में अनौपचारिक भाषा विधान, विषय चयन और गद्य प्रवाह का रूप स्पष्ट है। भाषा में जो स्खलन है, शैली में जो ग्रामीणता है, चंचलता है, उछल कूद है, उनकी विशेषता है। स्मरणीय है कि प्रताप नारायण मिश्र हिंदुस्तान पत्र के काव्य भाग के संपादक थे। गोपाल राम गहमरी कहते हैं कि वे ऐसे फसली लेखक हैं, जब कोई फसल जैसे जन्माष्टमी, पितृपक्ष, दशहरा, दीपावली होती आते तभी अवसरों पर संभवतः कविता रचा करते। उनका यह कविमन उनके निबंधों में भी दिखाई देता है। भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसका सशक्त उदाहरण है प्रताप नारायण मिश्र के निबंध। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं है, वह हमारा व्यक्तित्व है। मिश्र जी की भाषा में उनका व्यक्तित्व झलकता है। वे प्रयास करते समय भी नहीं चूकते। वे कहते हैं, जितनी देर पूजा पाठ करते हैं उतनी देर माला सरकाते हैं, उतनी ही देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुणने में ध्यान दें तो भला। और आज जो केवल शास्त्राग आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना माता पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के बेचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार संकल्पना करके व्यापकता का, निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। इस प्रकार इनके हम भाषा को मित्रों देख सकते हैं। और नवजागरण काल के अन्य सजग समशील लेखकों की भांति प्रताप नारायण मिश्र सोई हुई भारतीय जनता को चिताते हैं। भारतीयता उनका मुख्य शोर है। भारतीयों को चेतावनी देने की शैली देखिए। यह संसार का जाति धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। वे न कहें तो क्या कहें, कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। वे आगे लोक जनित अंजाद में चुटकी लेते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए, शायद 2-4 हड्डियाँ निकलेंगी, जिन पर नहीं लिखा है कि सिकंदर की है हड्डी या दारा की। यह पुनर्जागरण चेतना नहीं तो और क्या है। जीवंतता भाषा का प्रमुख लक्षण है। यह जीवंतता लौकिकीकरण के माध्यम से विशेषता उभरती है। खड़ी बोली का लौकिकीकरण भारतीय मंडल के गद्यकारों की विशेषता है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिवमूर्ति में प्रयुक्त लोक शब्दावली, उर्दू शब्दावली, मुहावरों के माध्यम से इसको देखा जा सकता है। अगर हम पंडित प्रताप नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण निबंधों की चर्चा करें तो शिवमूर्ति, जो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में लिखे गए, इस निबंध में संस्कृत का उपपाठ तो है ही, साथ ही कला का पाठ भी है। इसमें भारतीय मनीषा का जागरण निहित है तथा प्रतीकों के माध्यम से बड़े सरल और सहज ढंग से उन्होंने बात को रेखांकित किया। भारत का शिक्षित वर्ग भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रतीकों के प्रति कितना उदासीन है। नवजागरण और स्वतंत्रता का आंदोलन भारत की खोज का आंदोलन है। इस निबंध में गुथा भारत की खोज का पाठ है। उस काल और इस काल में दोनों प्रासंगिक बनता है। इस निबंध में लक्षणा व्यंजना के माध्यम से मिश्र जी उन सब की खबर ली है जो अपनी संस्कृति के प्रति उदासीन है, और उनकी भी खबर ली है जिन्होंने यह दुष्प्रचार किया कि भारत बर्बर और असभ्य राष्ट्र है, भारत के लोग मूर्ख तथा बंदर और सांप नचाने वाले हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट अपनी बात कही है और यह भी दिखाने का प्रयास करते हैं। मिश्र जी इस निबंध में कहते हैं कि हमारा मुख्य विषय शिवमूर्ति है और वह विशेषतः शैव धर्मों का आधार है। इससे जुड़े अप्रयुक्त विषयों का दिग्दर्शन कथन करके लेखक ने अपने शैव भाइयों से पूछा है, आप भगवान गंगाधर के पूजक होकर वैष्णव से किस प्रकार द्वेष रख सकते हैं? यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि धर्म और ईश्वर के नाम पर आज भी उन्माद और अराजकता का बोलबाला है। तब बात शैव शाक्त वैष्णव की थी, तो अब बात हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख की। इसी द्वेष भाव से उत्पन्न आतंकवाद और सांप्रदायिकता की लपटों में आदमी स्वाहा होती जा रही। और प्रताप नारायण मिश्र समन्वय के पक्षधर हैं। वे अंधी आस्था के स्थान पर तर्क का पाठ करते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलेनाथ को परम वैष्णव गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात को अपना देवता समझे। इससे शैव शाक्तों का विरोध अयोग्य है। हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को
किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश की ही पूजा करते हैं और उन्हीं की प्रजा है। सब हमारे खुदा के ही बंदे हैं, इस नाते हमारे आत्मीय बंधु हैं। विश्व बंधुत्व का यह दर्शन लोकतांत्रिक और सह अस्तित्व का दर्शन, जिसकी आज दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी बात को सहज बनाने के लिए कहानी के भीतर कहानी को गूंथना प्राचीन भारतीय कथा शैली है। प्रताप नारायण मिश्र ने इसका निबंधों में खूब प्रयोग किया है। दूसरा उनका निबंध बात करें आप निबंध बहुत ही सीधे सपाट ढंग का लिखा हुआ निबंध है। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र सीधे पाठकों को संबोधित करते हुए आप शब्द के स्वरूप को बतलाते हैं। इस बतलाने क्रम में हिंदी भाषा कई महत्वपूर्ण पक्षों को वे उजागर भी करते हैं। साथ ही इस एक शब्द के माध्यम से संबंध, अस्तित्व जैसे जटिल आधारित अर्थों, दर्शन को हंसते हंसते वे इनके शब्दों, अर्थों को खोल जाते हैं। और आप इस निबंध के एक उदाहरण तौर पे आप देख सकते हैं, वे कहते हैं एक अंश में कि सहृदय सुहृदय आपस में आपकी बोली बोलते ही नहीं हैं। एक हमारे यहाँ उर्दूदा मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अभिलाषा से आते जाते थे, पर जब ऊपरी व्यवहार मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कहा कि बाहरी लोगों के सामने की बात न्यारी है, अकेले में अथवा अपनायत वाले आगे आप न किया करो, इसमें भिन्नता की भिविनाहट पाई जाती है। पर वो इस बात को न माने। हमने 2-4 बार समझाया, पर वह आप थे। क्यों मानने लगे, इस पर हमें झुरलाहट छूटी तो एक दिन उनके आते ही आप शब्द मुंह पर लाते ही हमने कह दिया, आपकी ऐसी तैसी, यह क्या बात है, तो मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते। प्यार के साथ तो कहने में जितना स्वाद आता है, उतना बनावट से आप सांप कहो तो कभी आप सपने में नहीं आने का। इस उपदेश को हम मान गए। सच तो यह है, प्रेम शास्त्र में कोई बंधन न होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम वरंच नहीं के बराबर होता है। उनका एक निबंध है धोखा। जैसा कि ऊपर अभी हमने आपसे जिक्र किया कि मिश्र जी के निबंधों में शिक्षक गुण बहुत ही सहजता से देखा जा सकता है। किसी खास बात को समझाने के लिए वे इसका प्रयोग करते हैं। अपने निबंधों में वे कई बार ऐसी बातों को कह जाते हैं उदाहरण के साथ जो जनमानस से उसका तारतम्य है। धोखा निबंध एक ऐसा ही श्रेष्ठ उदाहरण है जहाँ समझाने कई रोचक प्रयोग देखने को मिलते हैं। देखने में मालूम पड़ता है कि मिश्र जी के निबंधों का सौंदर्य यही पाठकों को समझाने की शैली एक सुंदर आकार देती चलती। उदाहरण के तौर पर धोखा निबंध आरंभ में ही बिना किसी लाग लपेट के प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं, इन 2 अक्षरों में भी न जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट से बचना यदि निरा असंभव न हो तब भी हम महाकठिन तो अवश्य है। जबकि भगवान रामचंद्र ने मारीच राक्षस को सुवर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या समर्थ है जो धोखा न खाएं। मिश्र जी के पास इस समझाने क्रम में कई किस्से हैं जिसका वे बड़े रोचक ढंग से बीच बीच में हमको बताते चलते हैं। एक हिस्से या इनकी जो वैचारिकी है यह बांधे रहती है पाठकों को, और गंभीर बातों कितनी सहजता के साथ व्याख्यायित करने का हुनर है, ज्ञान है, ये सब इस तरह के रहस्य के ओट बाहर आ जाते हैं। सरल गंभीर सभी तरह के पाठकों का मन प्रफुल्लित हो उठता है। प्रताप नारायण मिश्र अपने निबंधों के द्वारा जनमानस या पाठकों के सम्मुख ऐसे ऐसे विषयों पर अपनी बात कहते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में पाई जाती है, जिनका जुड़ाव हमसे रखता है या ताल्लुक़ होता है। हम लोगों ने अभी निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जाना, समझा, पढ़ा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी होगा, और प्रताप नारायण मिश्र का जो जीवन है उसको लेकर, उनके निबंधों को लेकर किस प्रकार वह लोकमानस से जुड़ा हुआ है, उस पर हम लोगों ने अभी बातचीत की, और आप लोगों ने उसको सुना, समझा, जाना, और उसको पढ़ेंगे आप सभी लोगों का बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते।